आज के वीडियो में मैं आपको 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, कह रहे 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा। आपसे क्या बोल रहा है, माध्य पूछा है। तो माध्य पूछा है तो देखो क्या करना है, 7 गुणज क्या हो जाएगा, 5 गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 बजे 25, 5 छंग 30, 5 सतह 35। माध्य बोला ना, जितनी संख्या होती है उनको जोड़ते हैं और उससे भाग दे देते हैं। 7 संख्या 7 से भाग दे देंगे। अब अगर आप ऊपर से उभयनिष्ठ निकालोगे 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 बजे 25, 5 छंग 30, 5 सतह 35, बट्टे में 7 है। अब यहाँ से देखो 7 और 3 10, ये हो गया 20। ठीक है, और 5 और ये 3 8, 20 और 8 28, बट्टे में 7, 7 चौके 28, 5 चौके 20। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है जी, अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये हमें आंकड़े दे रखे हैं, इनकी हमें बतानी है माध्यिका। जब भी हमें माध्यिका निकालनी है हमें रखना है आरोही क्रम में। ठीक है, किस क्रम में रखना होता है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में रखना है, सबसे छोटा वाला आएगा। सबसे छोटा वाला क्या है, 6। फिर उससे बड़ा, 6 से बड़ा क्या है, 9। 9 से बड़ा क्या है, देखो, अच्छा 9 से छोटा भी तो है, 8। 8 है, 8 से बड़ा है 9। उसके बाद 13। 13 है। उसके बाद उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा 13 से बड़ा, 13 से बड़ा क्या है, 16। 15। 15 है। 15 से बड़ा क्या है, 16 है। ठीक, 16 से बड़ा क्या है, 16 से बड़ा है 18। 18 हो गया। 18 से बड़ा क्या है, 20। 20 भी हो गया। और 20 से बड़ा क्या है, 21। 21 से बड़ा क्या है, 22। ये भी हो गया। और आखिर में क्या है, 25। सारी संख्याओं को हमने लिख दिया। संख्या गिनो अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 3 6 3 9 2 11। एन विषम है, क्या ये विषम है, 11 है। तो जब विषम होता है तो बीच में एक पद आएगा। ठीक है, इधर कितने पद हो गए, 5 पद। जितने पद इधर होंगे उतने ही पद उधर होंगे। तो 3 4 5, इधर 5 पद, इधर भी हमारे 5 पद, बीच में क्या बचा, 16। तो हमारी जो माध्यिका होगी वो 16 होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये हमें आंकड़े दे रखे हैं, इसका बहुलक बताना है। बहुलक, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार है वो हमारा बहुलक होगा। तो 20 कितनी बार दिख रहा है आपको, देखो 23 कितनी बार है, एक बार। ठीक है, एक ही बार दिख रहा है। और 25 कितनी बार है, एक बार, दो बार, 3 बार 25 आ गया। तो 25 सबसे ज़्यादा बार है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 है, माध्य इतना है, तो बहुलक क्या होगा। तो आप संबंध जानते हैं। संबंध क्या होता है कि जो बहुलक होता है वो 3 गुना होता है माध्यिका का, और उसमें से हमें 2 माध्य घटा देना होता है। ठीक है ना, तो हमें माध्यिका दे रखी है कितनी, 40। और जो बहुलक हमें दे, सॉरी माध्य दे रखा है वो हमें दे रखा है 38.2। 4 तिया 12, तो ये घटाओगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 1 7, 0.0 लगा दो, घटा देना है। तो 10 में 4 घटाएंगे 6, और 9 में 6 घटाएंगे 3, और 11 में 7 घटाएंगे 4, 43.6। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं इन संख्याओं का माध्य 9 है, तो एक्स का मान क्या होगा। जितनी संख्या उनको जोड़ देना है, 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो जोड़ोगे क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 5, और एक्स प्लस 7, फिर है एक्स प्लस 10।
कितनी संख्या 5, उससे भाग दे दो। इनका माध्य हमें ऑलरेडी दे रखा है 9, तो ये बट्टे की तरह के उड़े में आ जाएगा 9 पंजे 45। एक्स कितनी बार है? 5 बार। 5x संख्याओं को जोड़ो, देखो 7 और 3 10, 20 और 5 25 आ जाएगा। तो प्लस का 25 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 25। 45 में से 25 घटाओगे तो 20 बचेगा। 5 गुणा में इधर के बट्टी में आ जाएगा 5 चौक को 20। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 या 1 से छोटी होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है। तो प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो 1 होता है, और अधिकतम मान पूछता है तो वो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है। कह रहे हैं किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता इतनी है, यानी कि पी ए, ये दे रखा 0.35। ए के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? नहीं घटना, पी ए डैश। तो पी ए डैश हमें निकालना है, तो वो क्या होता है? 1 माइनस पी ए। किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं? एक में से उसके घटना के घटित होने की प्रायिकता घटा देते हैं। तो एक में से मुझे घटा देना 0.35, घटा दो। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 0.65। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 3 सिक्के को उछालने पर कितने परिणाम आते हैं? देखो ये एक सिक्का है, कई बच्चे लिखेंगे कि सर 6 होता है, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, 6 हो जाएगा। तो गलत। इसमें 2 परिणाम है हेड टेल, इसमें 2 परिणाम हेड टेल, इसमें 2 परिणाम हेड टेल। जब घटना एक साथ घटित होती है प्रायिकता का गुणन नियम लगता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 सिक्कों को उछालने पर जो परिणाम आएंगे वो आएंगे 8। वो कितने आएंगे? 8। निम्न में से कौन सी घट संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो प्रायिकता का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होता। ये 1 से बड़ा है तो ये कभी नहीं हो सकता। 1.9। कह रहे हैं एक पासे की फेंक में 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम प्राप्त अंकों की प्रायिकता क्या होगी? 5 हो या 5 से कम हो। तो देखो, जब पासा फेंकते हैं तो परिणाम होता है 1 2 3 4 5 6। 5 या 5 से कम, तो संभव परिणाम कितने हैं? 5। प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। 5 या 5 से कम, संभव परिणाम 5 है, कुल परिणाम 6 है, तो आंसर आ जाएगा 5/6। कह रहे हैं समांतर श्रेणी का 35वां पद क्या होगा? ए 35। तो 35वां पद निकालना है तो एक कम कर दोगे, ए प्लस 34d। प्रथम पद कितना है? 20। प्रथम पद 20 है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, कितना आ जाएगा? -3। तो 34 गुणा -3 प्लस गुणा माइनस माइनस, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा -82। ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। कह रहे हैं समांतर श्रेणी में कितने पद है? ये जो समांतर श्रेणी देख रहे हो इसमें कितने पद है? तो प्रथम पद हमारा कितना है? 3 है, और जो आखिरी पद हमारा है वो एन 93 है। कितने पद है? यानी कि एन हमें ज्ञात करना है। सार्वंतर क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 5। आप जानते हो एन बराबर होता है ए प्लस n-1 गुणे में डी होता है ना। तो ए हमारे पास कितना है? 3 है। अंतिम पद हमारे पास 93 है। एन हमें ज्ञात करना और डी हमारे पास 5 है। प्लस का 3 तरह के माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बचेगा n-1 गुणे 5। तो ये 90, 5 गुणे में इधर के बट्टे में काटोगे, 5 कम 5, 4 बचा, 5 8 40, माइनस का इधर के प्लस का, तो n का मान आ जाएगा 19। इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे? 19 पद होंगे। इस समांतर श्रेणी के 30 पदों का योगफल क्या होगा? एच एन निकालना है हमें। सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी, यही सूत्र होता है। तो प्रथम पद क्या है? a बराबर 1। डी क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ 2। 30 पद बोला है तो n की जगह पर 30 है, ये मान हम इस सूत्र में रख देंगे। 30/2
ए की जगह पर 1 है, n माइनस 1 30 माइनस 1 और टी कितना है 2। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखोगे 2 1 कम 2 उभयनिष्ठ, पहले लिख के दिखाते हैं। 2 1 कम 2, यहाँ से आ जाएगा 29 गुणा 2, तो 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा। 2 उभयनिष्ठ निकालोगे, 2 1 कम 2, 2 बाहर आ गया, यहाँ से बचा 29, 2 से 2 कटा 30, 29 और 1 30, 3 3 9, पीछे से 2 0, आंसर आ जाएगा 900। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में है, ये बिंदु किस चतुर्थांश में है? तो ये जानते हैं आप, इधर x अक्ष का मान प्लस में होता है, इधर x का मान नेगेटिव में, ऊपर y का मान पॉजिटिव में, नीचे y का मान नेगेटिव में। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इधर x का मान पॉजिटिव, ऊपर y का मान पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। इधर x का मान नेगेटिव, ऊपर y का मान पॉजिटिव। इधर x का मान नेगेटिव, नीचे y का मान नेगेटिव। इधर x का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव किधर आ रहा है? तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है जी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। इसे a मान लो, इसे b मान लो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 कितना है? 5 cos थीटा, x2 है आपका 0, y1 है 0, y2 है 5 sin थीटा। ठीक है ना, तो 5 cos थीटा में 0 घटाओगे 5 cos थीटा आएगा, वर्ग करोगे 5 बचे 25 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से बचेगा माइनस के 5 साइन थीटा, वर्ग करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, 5 बचे 25 और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 25 हमारा उभयनिष्ठ आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है? 1 होता है, तो 25 से कम 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 5। कह रहे किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10, ठीक है, और वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, तो बी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। जो बिंदु होता है, बिंदु में पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। कह रहे बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, एक्स अक्ष पर डाला गया लंब की जो लंबाई है वो 10 है, यानी कि वाई दे रखा है 10, और वाई अक्ष पर जो डाला गया लंब यहाँ पर उसकी है 5, यानी कि एक्स हमें 5 दे रखा है, वाई हमें 10 दे रखा है, तो 5,10 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। ये a मानो, इसे b मानो, ठीक है, ये x1 हुआ, ये y1, ये x2 हुआ, ये y2। हमें a और b निकालना है, a b की दूरी निकालनी है। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, x1 कितना है? 1, x2 है 4 वर्ग, y1 है -3, y2 है -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 में 4 घटाओगे -3, 6 में से 3 घटाओगे 3, तो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है 18, 18 का वर्गमूल होता है 3 3 9, 9 गुणा 2 ना, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 का जोड़ा नहीं बना, तो आंसर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। कितना आएगा? 3 अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं वाई अक्ष पर, वाई अक्ष के लिए एक्स निर्देशांक 0 होता है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, और वाई थोड़ा ना 0 होगा, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन से निकालो, ये ए बिंदु मानो और ये बी बिंदु मान लो। आप क्या करो, ऑप्शन से निकालो, इससे इस बिंदु की दूरी निकाल लो और इससे इस बिंदु की दूरी निकाल लो। अगर दोनों दूरी बराबर आ जाए तो ये ऑप्शन सही है, अगर बराबर नहीं है तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ए बी, इस बिंदु का नाम मैं देता हूँ सी। पहले मैं निकालता हूँ ए सी। ए सी क्या होगा? x1
माइनस x2 का वर्ग, y1 है -2, y2 है 3। तो 5 में से 0 घटाओगे 5, 5 का वर्ग 25, -2 -3 -5 कितना आ जाएगा 25। तो ये आ गया √50। हमने निकाला AC, अब निकाल देंगे BC। यहाँ से x1 कितना है -3, x2 है 0, y1 है 2, y2 है 3। 3 में से 0 घटाएंगे -3, 3 का वर्ग 9, 2 में से 1 घटाएंगे -1, 1 का वर्ग 1। तो √10 आएगा। ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब इस बिंदु से दूरी निकाल के देखोगे ना, दोनों समान आ जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। ABCD का आयत है, बनाओ आयत। ये ABCD एक आयत है। आयत का विकर्ण क्या होगा? ए आपका क्या है 0 0, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा। C हमको क्या दे रखा है 8,6। तो विकर्ण निकालना है, AC हमारा विकर्ण है। देखो एक बिंदु की ये क्या है मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। जब किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं तो शॉर्टकट क्या होता है, x निर्देशांक है उसका वर्ग कर दो, y निर्देशांक है उसका वर्ग कर दो, जोड़ के 8 8 64, 6 6 36, 100, 100 का वर्गमूल 10। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले आ जाते हैं, कह रहे हैं त्रिभुज यदि इतना 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 किसी त्रिभुज के शीर्ष के निमाक हो तो उसकी परिमिति, उसकी बाउंड्री क्या होगी। देखो एक पॉइंट तो ये रखा 0,0, यहाँ होता है 0,0। एक पॉइंट है 0,4, 0,4 है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 4 है। और एक 3,0 यहाँ पर बिंदु है 3,0, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3 है। बस इसको मिला दोगे त्रिभुज हो जाएगा। ये दूरी हमें नहीं पता, ये दूरी निकाल लो। इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो, AB निकालो। दो बिंदु के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। 3 में से 0 घटाओगे 3 आ जाएगा, 3 का वर्ग 9, 0 में से 4 घटाओगे -4, -4 का वर्ग 16, 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। परिमिति यानी कि बाउंड्री को जोड़ना है, तो 5 और 3 8, 8 और 4 12। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको क्या करना है, 4 को 3 को 5 को जोड़ देना है, तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक, कह रहे हैं ये समीकरण है, ये समीकरण है, इसका हल क्या होगा। तो दो तरीके हैं, ऑप्शन से भी निकाल सकते हो या फिर समीकरण को हल करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहला है, देखो ऑप्शन से निकाल के दिखाता हूँ। ऑप्शन नंबर बी देखो, अगर मैं x के जगह पर 1 रखूँ, लेफ्ट साइड हल करने पर राइट साइड आना चाहिए। x के जगह पर 1 और y के जगह पर क्या रख रहा हूँ 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ रहा माइनस का 2, यहाँ पर प्लस का 2 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा। पहला वाला रख के देखो, x के जगह पे 2 और y के जगह पे भी क्या रखना है 1, 2 दूनी 4, 4 में 2 घटाओगे 2 आ जाएगा। इस समीकरण को संतुष्ट किया है, इसको भी करना चाहिए। रख के देखते हैं, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1, 3 और 2 6, 4 कम 4 आ गया 10। दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, LHS हल कर रहे हैं, RHS आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं ये जो रैखिक समीकरण है ये कैसे हैं। ठीक है, तो कह रहे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, मतलब कैसा हल है या नहीं है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे A1 बट्टा A2। A1 क्या होता है x का गुणज, और A2 क्या होता है दूसरे वाले x का गुणज। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, 3 1 कम 3, बट्टे में 2 गुणा 9, 3 1 कम 3, 3 दून 3 3 9, तो 1 बट्टा 6 आ गया। अब आ जाओ B1 बट्टा B2, 5 बट्टा 3 और इधर है माइनस का 10, इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1, 5 कम 5, बट्टे में 3 गुणा 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो ये माइनस का 1 बट्टा 6 आ गया। तो ये क्या होता है, ये कंडीशन मिला हमें A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो ये क्या होता है प्रतिच्छेद करती रेखा होती है। ठीक है, हल है, और जब हल होता है तो उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं।
अविरोधी। फिर बोल रहा है ये जो दो समीकरण है ये किस प्रकार के आलेख बनाएंगे, ये हमें बताना है। तो अनुपात निकालना पड़ेगा, A1 बट्टा A2, P1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2। A1 पहले वाले x का गुणज, A2 दूसरे वाले x का गुणज, B1 पहले वाले y का गुणज, B2 दूसरे वाले y का गुणज। ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है क्या? नहीं है, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। अभी मैंने बताया तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, प्रतिच्छेद करेगी तो एक हल होगा और संगत होगा। ठीक है, जब जब हल होता है तो संगत कहते हैं उसको। कह रहे हैं ये और ये के हल कैसे हैं, तो इसमें भी वही जांच करनी है। A1 बट्टा A2, A1 क्या है x का गुणज, A2 क्या है दूसरे वाले x का गुणज, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर आ जाओ B1 बट्टा B2, B1 क्या है y का गुणज और इधर क्या है दूसरे वाले y का गुणज, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। C1 बट्टा C2, प्लस का 5 इधर के क्या होगा माइनस का 5, प्लस के साथ इधर के क्या होगा माइनस का 7। तो ये देखो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2, परंतु बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है समांतर रेखा की, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। क्या है ये समांतर रेखा की कंडीशन। कह रहे हैं अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर हो तो P का मान क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था समांतर की कंडीशन क्या होती है, A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2, बराबर नहीं होता C1 बट्टा C2। स्टार्टिंग के दो ले लेंगे, A1 क्या है x का गुणज 4, A2 क्या है दूसरे वाले x का गुणज 2, B1 क्या है पहले वाले y का गुणज, B2 क्या है दूसरे वाले y का गुणज, 2 दूनी 4, बट्टे के तरह के गुणे में आ जाएगा 9 दूनी 18। तो P का मान क्या आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो जिनके पदों के अंतर समान नहीं होंगे वो नहीं होगा। देखो इसके बीच में 4 और 6 का अंतर है और फिर इसमें 5 का अंतर है, तो ये नहीं है, बाकी सारे हैं। कह रहे अगर ये 3 पद समांतर श्रेणी में तो x का मान क्या होगा। अगर समांतर श्रेणी के क्रमागत 3 पद हमें मालूम हो तो इसमें नियम होता है कि बीच वाले का जो डबल होता है पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। तो बीच वाले का डबल कर दो, पहला और यार 2x माइनस 1 है, 2x माइनस का 1 और इधर है 3x, 7 दूनी 14, 2x और 3x, 5x माइनस का 1, तो माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 1, 15 और यहाँ पर है 5, 5 थी या 15, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। कह रहे हैं ए एन समांतर श्रेणी का nवा पद है तो इसका मान क्या होगा। जो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है 5 है, डी क्या होगा दूसरे पद में से पहला पद घटा दो 7 आ जाएगा। ए 40 का मतलब क्या हुआ a प्लस 39d, एक कम कर देते हैं। 35 का मतलब क्यों हुआ, एक कम कर दो a प्लस 34d, प्लस का ही माइनस का ही घटा, 39 में 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5d। तो डी का मान कितना है 7, तो 5 सतह कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, 7वां पद यानी कि a प्लस 6d 4 है, सार्वंतर d हमें दे रखा है माइनस का 4, तो प्रथम पद क्या होगा। तो d हमें दे रखा है कितना माइनस के 4, 4 छंग 24 प्लस गुणा माइनस माइनस, तो माइनस का 24 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 24, 28 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 28। कह रहे समांतर श्रेणी n पदों का योगफल इतना है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। तो जो पहला पद होता है h1 वो a1 के बराबर होता है, n की जगह पर रखो एक, n की जगह पर 1 रखना है, तो ये 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो पहला पद हमें मिल गया 6।
एन की जगह पे 2 रखोगे, एस टू का मतलब क्या होता है, पहले और दूसरे पदों का योगफल। एन की जगह पे 2 रख दिया। 4 चौके 16, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 20। शालवंतन निकालना डी। तो अभी रुको, अच्छा A1 प्लस A2, A1 का मान क्या आ गया, 6, A2 हमें निकालना है। तो प्लस का 6 इधर के माइनस का 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा 14। दूसरा पद मिल गया, हमें निकालना है शालवंतर। क्या होता है, A2 माइनस A1। तो 14 में से 6 घटा दो, कितना आ जाएगा, 8। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं साइन थीटा गुणे कॉट थीटा का व्युत्क्रम का मान क्या होगा। व्युत्क्रम पहले हल करो इसको। कॉट थीटा बोले तो कॉस बट्टे साइन, कटा कॉस आया। अब इसका हमें निकालना है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब 1/cos। 1/cos क्या होता है, सेक थीटा। तो इसका व्युत्क्रम होगा सेक थीटा। ठीक है, इसका मान देखो, एक ट्रिक चलता है, अगर दो कोणों को जोड़ने पर, कॉट है और कॉट है, दो कोणों को जोड़ने पर 90 है, गुणे में है, तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, इन दोनों कोणों को जोड़ोगे, कॉट कॉट है, 38 और 52 का जो इसका मान भी 1 होगा, 1 गुणा 1। और कॉट 60 का मान कितना होता है, √3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आ जाइए, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन तो चलो ठीक है, सेक को लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में कॉस, और साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कह रहे हैं साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो, ये कॉस गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √2, यानी कि टेन थीटा बराबर हमारे पास है √2। हमें निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का मान है √2। √2 का वर्ग करेंगे, √ हट जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाते हैं 3। टेन 60 का मान कितना है, √3 वर्ग 3। √3 का वर्ग करोगे 3, सॉरी √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा, 3 3 9। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आ जाते हैं, कह रहे हैं ABC आपका त्रिभुज है जिसके अंतःकोण ABC है, तो हमसे इसका मान पूछ रहे हैं क्या होगा। आप जानते हैं A प्लस B प्लस C तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। यहाँ AB चाहिए, तो प्लस का C इधर आके माइनस का C हो जाएगा। इसके बट्टे में 2 है, हर एक को 2 से भाग दे दो दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ आ जाएगा A प्लस B बट्टे में 2, इधर आ जाएगा 90, इधर है C बट्टे 2। फिर क्या है, इधर कौशिक है, दोनों तरफ कौशिक से गुणा कर दो। और आप जानते हैं कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और थीटा की जगह पे क्या है, C बट्टे 2। सूत्र आप जानते होंगे ना, कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो आंसर आ जाएगा सेक C/2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए, अगर किसी वृत्त, हमारा वृत्त है, अभी उसकी वृत्त त्रिज्या r है, ठीक है, नया वृत्त है, उसकी त्रिज्या r है, पहले के k गुना कर दो, तो kr कर दो त्रिज्या। तो कह रहे हैं तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पुराने का क्षेत्रफल क्या है, πr²। नए का क्या है, πr²। पाई से पाई कटा, और इस r का मान क्या है, kr। r की जगह रखोगे kr, वर्ग करना कर दो, r² से r² कटा, 1/k²। बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात, 1:k²। ठीक, k त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। अर्धवृत्त है, k त्रिज्या है, तो πr, यहाँ से पाई के, और इधर
के तो ये 2k, तो जोड़ दोगे 2k प्लस पाई के, तो के ओवनिस्ट आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2 प्लस पाई। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं 2 चक्करों में, ये एक चक्कर, ये एक चक्कर, ठीक है, 2 चक्करों में 42 सेंटीमीटर पहिया द्वारा तय की गई दूरी, दूरी ये है पूरा, यानी कि परिधि, व्यास 42 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, 2 चक्कर में 2 पाई आर, परिधि कितने चक्कर हैं, 2, 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 21, 7 थी 21, तो ये हो जाएगा 4, 22, 66, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि ABCD 4 बिंदु इस प्रकार एक वर्ग है, तो ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, एक वृत्त है, ठीक है, उसके अंदर एक क्या है, वर्ग है, ठीक है, ABCD, तो ये क्या होगा, ये व्यास हो गया, और साथ ही साथ ये वृत्त की क्या हो गई, विकर्ण हो गई। अगर मैं वृत्त की भुजा, सॉरी वर्ग की भुजा ए मान लूँ, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, a√2, और वर्ग का विकर्ण क्या है, त्रिज्या 8 है, तो व्यास उसका डबल हो जाएगा ना, ये व्यास भी है, 16 हो जाएगा, तो a√2 हमारा 16 के बराबर है, और a हमें नहीं पता है, √2 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, 16√2, 16√2, ठीक है, तो 16 गुणा 16, √2 गुणा √2 सिर्फ 2, 2 अट्ठे 16, तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुणे 8, तो 128 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ, कह रहे हैं ये बहुपद है पी वाई और ये बहुपद है जी वाई, भाग दोगे पी को जी से तो कितनी घात आएगी, इसकी अधिकतम घात कितनी है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 4 और 3 7 और 1 8, 8 घात है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, और भाग देने पे घटती है, 8 माइनस 3 कितनी आ जाएगी, 5। फिर अगला बोला, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन सा बताना है, जिसका अधिकतम घात 2 होगा वही द्विघात होगा। देखो, x की घात x स्क्वायर से होगी, x की घात 3 हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ से x स्क्वायर कटेगा, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, यहाँ से क्या होगा, क्या है ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खोल के देखोगे ना, ये हो जाएगा, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 यहाँ बच जाएगी, यहाँ पे कट जाएगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं यदि द्विघात के मूलों का गुणनफल -4 हो, अल्फा गुणा बीटा, -4 दे रखा है, तो पी का मान क्या होगा। तो दो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, C/A, ए की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं, तो 1, बी की जगह पे क्या है, एक्स का गुणज -5, और सी हमारे पास क्या है, देखो ये +10 इधर आके -10 होगा, P-10, ये हमारा सी है, P-10, और ए हमारा क्या है, 1, तो P-10 को 1 से भाग दोगे, P-10 ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब गुणनफल तो हमें -4 दे रखा है, अब -10 इधर आके +10 हो जाएगा, तो P का मान क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। P का मान क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, यहाँ ऑप्शन गड़बड़ कर रखा है, ये जो क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल सही किया है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, बिल्कुल सही किया है। कह रहे हैं x-2 इसका एक गुणनखंड है, तो P का मान क्या होगा। देखो, ये रखे गुणनखंड है, इसको 0 मान लो, x-2 को 0 मानोगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे x का मान इसमें रखोगे तो इसको शून्य बना देगा, इसको क्या बना देगा, शून्य बना देगा, क्योंकि इसका एक शून्य क्या है,
तो ये हो जाएगा 4p माइनस 8, माइनस का 8 इधर के प्लस का 8, 4 दूनी 8, p का मान आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो वास्तविक एवं समान कब होता है, जब विविक्तकर विवेचक का मान 0 हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो हमारे पास a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज, b क्या है, x का गुणज, c क्या होता है, अचर पद। रखो b का मान 6, 6 का वर्ग 4, a का मान है 1 और c का मान है k। तो 6 छंग 36 माइनस के 4 के, तो माइनस का 4 इधर क्या हो जाएगा प्लस, 4 जो गुणे में इधर क्या आ जाएगा बट्टे में, तो 4 नम 36, तो के का मान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 4 नम 36। उसके बाद आ जाओ, मूलों की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है हमसे, तो विवेचक निकालना पड़ेगा डी, जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। हमारे पास ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणज 4/3, बी क्या है एक्स का गुणज माइनस के 2 और सी क्या है हमारे पास 3/4। इस मान को उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो बी हमारे पास है माइनस का 2, ठीक है 4, ए का मान है 4/3 और सी का मान है 3/4। 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग प्लस होता है और यहाँ से 4 बचा 0। अगर विविक्तिकर का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक होता है और समान होता है। अगर विविक्तिकर का मान प्लस में आता है तो मूल वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा। अगर विविक्तिकर का मान माइनस में आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अगले हम प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये द्विघात समीकरण है, इसका एक मूल माइनस का 6 है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, इसका दूसरा मूल क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो ये अल्फा है, तो हमें बीटा दूसरा मूल क्या होगा ये निकालना है। तो हम जानते हैं शून्यकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है वो c/a होता है। ठीक है, अल्फा हमें दे रखा है माइनस का 6, बीटा हमें निकालना है। सी, ए क्या है वाई स्क्वायर का गुणज, बी क्या है वाई का गुणज और सी क्या है अचर पद। ठीक है, उठा कर ये मान रख दो और ए क्या है 1। तो यहाँ से माइनस का 6 बीटा माइनस के 18, दोनों तरफ माइनस से कटा, 6 यहाँ गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 6 3 18। तो बीटा का मान कितना होगा 3 होगा, बीटा का मान होगा 3। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न भी बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण का मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो। तो देखो करने पे क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा इसमें ज़्यादा हो गया, तो 2 अल्फा बीटा हम क्या करते हैं घटा देते हैं। ये क्या है शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र होता है माइनस का b/a और ये अल्फा गुणा बीटा क्या शून्यकों का गुणनफल, जिसका सूत्र होता है c/a। ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं तो 1, बी क्या है एक्स का गुणज माइनस के 8 और सी क्या है 5। रखो यहाँ पर बी का मान है माइनस का 8 और ठीक है ए का मान है 1, तो ये आ जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस 8 को 1 से भाग देंगे 8 आ जाएगा। सी हमारे पास है 5, ए हमारे पास है 1, तो ये आ जाएगा 5, 5 को 1 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। ये मान यहाँ रख दो 8 और ये आया है 5, 8 8 64, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 54 54। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये जो द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a। प्रश्न में आ जाओ, ए की जगह पर ए है, बी की जगह पर माइनस का बी है और सी की जगह पर माइनस का सी है। अब रखो बी की जगह पर माइनस का बी प्लस माइनस, बी की जगह पर माइनस बी वर्ग करोगे तो प्लस ही हो जाना है 4, ए की जगह पर ए है और सी की जगह पर माइनस का सी, तो नेगेटिव गुना नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव 2a,
एक ही जगह पे ही है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac पट्टी में 2a। ठीक है, सो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं x बराबर 2 इस समीकरण और इस समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल है, यानी कि इसको भी संतुष्ट करेगा और इसको भी संतुष्ट करेगा, तो q माइनस पी का मान क्या होगा। तो इसे उठाकर हम यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे, रखो। तो यहाँ से p मिल जाएगा, यहाँ से q मिल जाएगा, फिर यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो x की जगह पे रखेंगे 2, जहाँ जहाँ x है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस p, 8 और 4 12। ठीक है, प्लस का p इधर के माइनस का p होगा, इधर ले लिए, तो p का मान आ गया माइनस के 12। अब यहाँ रखना है, x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो ये 2 दूनी 4q प्लस 2q प्लस के 18 इधर के माइनस, तो ये हो गया 6q। तो 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 6 3 18, तो q का मान आ गया माइनस का 3। कितना आ गया, माइनस का 3। हमें निकालना है q माइनस पी, तो q का मान है माइनस के 3 और p का मान है माइनस के 12। तो माइनस माइनस प्लस 12 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रखते हैं। आगे की वीडियो में आपको अगले 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आराम से मिल जाएंगे। वीडियो को सॉल्व कराने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैंने पूरी गणित कक्षा 10 की पढ़ा रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।